देखो पहली बात तो ये अलायंस काल्पनिक अलायंस है। साथ में 8-10 लीडर्स का साथ बैठ के फोटो हुँ, खिंचवाने से अलायंस नहीं बनते राजनीति के अंदर। अलायंस बनते हैं जब वर्कर्स के दिलों में मिलन होता है। सोनिया गांधी की स्थिति रायबरेली के अंदर इतनी मजबूत नहीं है। तभी अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले एक खबर आई थी मीडिया के अंदर जो कांग्रेस के सोर्सेस प्लांट कर रहे थे कि ये सोचा जा रहा है कि सोनिया अम्मा को साउथ में कहीं से लड़ाया जाए। बिल्कुल। बंगाल के अंदर मैं गया था, मैंने ऐसा एक देखा है कि जहाँ-जहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी के अंदर होते हैं, वहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी के अंदर और होते ही जाते हैं। हुँ, तो मैं मालदा में एक गाँव में गया था जहाँ पे एक समय पे 80% हिंदू हुआ करते थे। उसके हुँ। बाद में 30 साल के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि वो 90% मुस्लिम्स हो गए। जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2024 में देखना चाहती है। अब वो कितनी हुँ। सीटों से आए, 300, साढ़े 300, 270, 280, 250 या 400। इलेक्शन का दौर सर पर है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं और एक-एक दिन में चीज़ें बदलती जा रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फेंस सिटर्स हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या एनडीए बीजेपी को वोट दें या वोट दें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को। एक ऐसे शख्स आज हमारे साथ हैं जो इसका जवाब कहीं न कहीं आपको दे सकते हैं। एक्सपर्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, जन की बात वेबसाइट को बहुत बखूबी तरह से रन कर रहे हैं। पॉपुलर नाम है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रदीप भंडारी जी का आज हम स्वागत कर रहे हैं। प्रदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अंकित, और आपके पॉपुलर चैनल में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इंडिया थैंक यू। नाउ एंड हाउ पे आपने मुझे मौका दिया, आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप। तो प्रदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे शुरू से ही कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी इस करियर जर्नी में और यही करियर स्ट्रीम पॉलिटिकल और ये जजमेंट करियर स्ट्रीम आपने क्यों चुना? देखिए मैं हमेशा से पैशनेट रहा हूँ कि अपने देश के लिए कुछ ना कुछ हुँ, कंट्रीब्यूट कर सकूँ। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और थिएटर में रहा है। हुँ, और मैं एक थिंक टैंक में काम कर रहा था 2016 में। उसके बाद मैं टेलीविज़न देख रहा था तो मुझे लगा कि क्यों नहीं एक उस वक़्त जो डिबेट चल रही थी, मुझे लग रहा था कि ज़मीन में जो जनता का हुँ, मंतव्य है उससे काफ़ी दूर थी। तो मैंने एक ऐसे ही पीस टू कैमरा करा और मैंने अपने किसी प्रोफ़ेसर से पूछा क्या नाम देना चाहिए? उन्होंने बोला चलो जन की बात नाम दे दो। तो मैंने जन की बात नाम दे दिया, उसको फ़ेसबुक पे वीडियो डाला। तो वीडियो बहुत चला और मैं हमेशा से एक बहुत अच्छा डिबेटर रहा हूँ। आई हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल डिबेट इन माय एंटायर वाओ! डिबेटिंग एंड दैट्स वेयर मैं न्यूज़ का भी बहुत बड़ा फॉलोवर रहा हूँ। हुँ, और मेरा मानना है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक मीन्स होता है चेंज के लिए, क्योंकि जब कोई सही व्यक्ति पार्टी में आइडियोलॉजी में आता है उसी हिसाब से वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज कर सकता है। नेचुरल। सो 2017 में हमने जन की बात को मैंने अपने क्राउड फंडिंग, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के मदद से, माता-पिता सबकी मदद से मैंने एक कॉर्पस 15 लाख का जो है उसके नाम उससे कंपनी को ग्रेट। शुरू किया था। और तब से लेकर अभी तक है। हमने शुरुआत में विज़न थी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 543 लोकल चैनल्स शुरू करेंगे, 543 मिलियन व्यूअरशिप के साथ, 543 रिपोर्टर्स के साथ। हुँ, और डिजिटल में बहुत बड़ा कर रहा था, पर रिटर्न में उस वक़्त रेवेन्यू की स्ट्रीम्स इतनी नहीं हुँ, थी। ट्रू। सो हम लोग ने फिर 2017 उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ यूपी घूमा था और सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी या स्लेंडर मार्जिन से तो जीतेगी। जीतेगी, तो राइट। उस वक़्त मैंने प्री पोल में उस वक़्त मैंने कहा था कि बीजेपी स्वीप कर रही है, क्योंकि मैंने डेढ़ 2 महीना बिताया था और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने लोकल रिपोर्टर्स को, लोकल इन्वेस्टिगेटर्स को बिल्ड किया था। और मुझे उस वक़्त चुनाव की समझ थी क्योंकि मैं हुँ, बहुत सारे लोगों से बात किया था। ओके। तो उस वक़्त बीटीवीआई एक बिज़नेस चैनल था जिसके बिल्कुल, साथ टाई अप ब्लूमबर्ग करके मैंने टीवी, या जी, या सिद्धार्थ ज़रावी उसको चलाते थे। हुँ, हुँ, तो उसके साथ में मैंने टाई अप करके किया था। फिर मैं त्रिपुरा में 2 महीने रहा, त्रिपुरा में हमारा बैंग ऑन हुआ। तो पिछले 8 सालों के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा 29 39 इंडियन इलेक्शंस को हुँ, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है 43 में से, और 22 स्टेट्स को पर्सनली ट्रैवल कर चुका हूँ। फैंटास्टिक। सो द ब्यूटी, और मैंने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखा है कि अधिकतर लोग इस इलेक्शंस हुँ, जनरली जो इलेक्शनरिंग में बताते हैं कि क्या जीत कौन जीत रहा है, हार रहा है, वो या कोई दुबई में बैठा रहता है, मुंबई में बैठा रहता है, दिल्ली में बैठा रहता है, कोई ज़मीन पे ट्रैवल नहीं करता। मेरा सवाल ये है कि अगर नेता वोट माँगने के लिए दर-दर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैवल करता है, सभाएँ करता है, तो जो सेफोलॉजिस्ट का काम है बताना कि जनता क्या सोच रही है, क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो वो ग्राउंड पे ट्रैवल करे। तो जब आप ग्राउंड पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो, मतलब बिल्कुल, जनता से झूठ बोल रहे हो। देखो, सट्टा और सेफोलॉजी में फ़र्क है। सट्टा बराबर। मार्केट में जाओ, आपको पता चल जाएगा, लोग देखते हैं कौन जीत रहा है, क्या हार रहा है। हुँ, बट दैट इज़ नॉट सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का काम होता है कि कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, क्या जनता सोच रही है, क्यों सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है, उसके पीछे के कारण क्या है। दैट इज़ अ रियल साइंस इन एन आर्ट। और बीइंग अ जर्नलिस्ट also having being an editor in news director and consulting editor with India NewsX and Republic, I've always voiced my opinion. So मैंने ग्राउंड पे ट्रैवल करे एक चीज़ पाई अंकित, की देश में बहुत ज़्यादा उत्साह और एनर्जी है
और देश आगे बढ़ने के लिए तत्पर है और आगे बढ़ रहा है। और जो लोग सोचते हैं उसी को मैं अपने जर्नलिज्म के अंदर रिफ्लेक्ट कराता हूँ, तभी मैं एक ओपिनियन रखता हूँ। कई लोग कहते हैं बायस्ड है, पर हर व्यक्ति बायस्ड होता है। वैसे लोग झूठे होते हैं जो न्यूट्रलिटी का चेहरा मुखौटा ओढ़ते हैं और पीछे के पीछे अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। मैं वो नहीं करता। तो मुझे लगता है ये कोई चीज़ जनता के हित में, कोई अच्छा हो रहा है तो अच्छा होगा, कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा होगा, ये मैं बोलता हूँ। तो आप ये भी कहेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं जो बनते हैं वो केवल नाम के एक्सपर्ट्स हैं, वो धरती से इतने नहीं जुड़े जैसे जुड़ना चाहिए। ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के अगर मैं देखो, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट में कमेंट्री करने में फर्क होता है। अगर मान लो आप क्रिकेट के अंदर कमेंट्री करके बोलो विराट कोहली को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, सचिन को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, गांगुली को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, तो कोई भी बोल सकता है। वो सबका देश का फेवरेट पास टाइम है, हो गया है और अक्रॉस। बट जब आप खेलते हो तो आपको रन बनाने होते हैं, राइट? तो नेता को 10 लोग ज्ञान देने वाले होते हैं, ये करो वो करो ये करो। भाई नेता को पता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो मैदान में स्टेक्स उसके हाई है। सिमिलरली सेफोलॉजिस्ट का क्यों एक लेवल और स्टेक हाई होते हैं, क्योंकि जब मैं सामने आता हूं मुझे बताना पड़ता है कि भैया कौन सी पार्टी जीत रही है, कितने सीट से जीत रही है और क्यों जीत रही है। अदरवाइज ट्विटर पे ही ट्वीट कर दो या ऐसे ही लिख दो एक्सपर्ट की मुझे लग रहा है जीत रहा है, मुझे लग रहा है वो हार रहा है। दैट इज नॉट इट इज ना। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 150 सीट आ रही है, किसी की 150 सीट आ रही है, क्यों आ रही है, कौन सी सीट आ रही है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप मेरा ट्विटर उठा के देख लो, आप पाओगे कि हर जगह मेरे आपको फोटोज मिलेंगे कौन से स्टेट में प्रेजेंट हूँ, कहाँ हूँ। कोई दूसरा आप मुझे बता दो सेफोलॉजी जर्नलिस्ट जो उसका 5% भी ट्रैवल किया, बहुत हम्बली कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है और ये जनता ही मुझे बताती है। दूसरी बात यह है कि मैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बता पाता हूँ। जैसे मान लीजिए बंगाल इलेक्शन 2021 के अंदर हमने ये तक बता दिया था नंदीग्राम के अंदर कि ममता बनर्जी कितनी मार्जिन से हारेगी। सो मेरा काम बहुत ट्रांसपेरेंट है। जैसे क्रिकेटर हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकता, उसी तरीके से जरूरी नहीं कि सिफोलॉजिस्ट हर चीज सही करे, पर मेरे ऑनेस्टी से ही हम लोग ट्रांसपेरेंटली करते हैं, तभी 95% से ज्यादा हमारा एक्यूरेसी रिकॉर्ड है। जो और उसके साथ में डेटा बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर आप मेरे से बात करेंगे और किसी और से आप बात करेंगे, आपको डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल नुआंस में फर्क समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं चप्पल जमीन पे घिसता हूँ और दर दर घूमता हूँ और गांव गांव घूमता हूँ, ये फर्क है। पर एक रिस्क रहता है, क्योंकि अगर हम राजस्थान के अभी इलेक्शंस की बात करें तो केवल 2% का गैप था बीजेपी और कांग्रेस। हम लोग ने राजस्थान 2018 में भी बैंग ऑन प्रेडिक्ट किया था, इस बार भी 2023 में भी बैंग ऑन प्रेडिक्ट किया है। राजस्थान में 2% का ही गैप था, पिछली बार भी ऐसे ही कर गया था। और मैं शॉक था कि लोग कहते कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो गुज्जर वोट था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा था और ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी अच्छा कर रही थी और कोटा की बेल्ट को स्वीप कर रही थी लार्जली। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द बीजेपी विल डू वेल। तो यस, रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। देखो जैसे कि क्या होता है कि अगर एक बैट्समैन को सेंचुरी बनाने के लिए हर बॉल अच्छी खेलनी पड़ती है, अगर एक बॉल उसने खराब खेली तो आउट हो जाता है। ऐसे एक इलेक्शंस को सही प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सब चीजें सही करनी होती, तब जाके चुनाव सही प्रेडिक्ट होता है। एक गलती जो होती है वो आपको चुनाव सही प्रेडिक्ट करने से रोक देती है। दैट इज पर आप जब कहते हैं, या अगर हम और सेफोलॉजिस्ट की भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि एरर मार्जिन 3% तक रखते हैं, तो अगर उसमें विक्ट्री मार्जिन 2% है तो कहीं ना कहीं वो एनालिसिस भी इधर उधर हो सकता है। आप उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं? देखो कई लोग हैं इस देश के अंदर जो मंडे को कहते हैं कि मंडे को उसी चुनाव में कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी, फिर ट्यूसडे को पोल निकाल के कहते हैं नहीं कांग्रेस जीतेगी, फिर वेडनेसडे को कहते हैं कि बीजेपी भी जीत सकती है कांग्रेस भी जीत सकती है। ऐसी स्थिति हो चुकी है। हमारे देश का सिफोलॉजी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसकी स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर हैं, क्योंकि अधिकतर जगह पे चीज़ें पंचिंग चलती है, कोई अपनी हवा चला रहा है कोई दूसरी हवा चला रहा है, तो जनता को कई लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द सिचुएशन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आप अगर बस टेक्निकल भाषा में बात करो, टेक्निकल भाषा में वही व्यक्ति बात करता है जो जिसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। एज सिंपल, मतलब एज सिंपल इज दैट। इफ़ यू नो, अभी आप किसी भी सिफोलॉजिस्ट से उठा के बोल दो, उनको बोलो कि आप सीट वाइज बताओ कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, हार्डली लोग आपको बता पाएंगे। या आपको उनका, मैं कह रहा हूँ आप पता करो कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैवल करे। क्या कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप मान लो आप जर्नलिस्ट है, रिपोर्टिंग करनी है, और मान लो कि कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ है, आपको बोलूँ मैं कि लेट्स से कि अयोध्या राम मंदिर में आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है, तो आप दिल्ली में बैठ के तो अयोध्या राम मंदिर की रिपोर्टिंग नहीं करोगे ना, वहां जाओगे, समझोगे, महसूस। रिपोर्टिंग हुआ है, कमेंट्री और रिपोर्टिंग में फर्क है। कमेंट्री आप कहीं से भी कर सकते हो। तो जब आप सिफोलॉजी की बात करो, आप बता रहे हो कितनी सीटें किसको आ रही, कितनी सीटें किसको नहीं आ रही, तो कुछ तो आपको जमीन की पकड़ होनी चाहिए ना। ये देन ओनली यू कैन डू इट इन अ प्रॉपर वे। तो मार्जिन तो डेफिनेटली होती है। देखो इलेक्शन टू इलेक्शन डिपेंड करता है। कोई इलेक्शन जैसे मध्य प्रदेश इलेक्शन 2018, उसके अंदर सीट्स बहुत क्लोज मार्जिन की, तो आपको रेंज देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1000-1500 की मार्जिन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। भगवान के अलावा कोई भी नहीं बता सकता है। वोटिंग परसेंटेज से वो भी इधर उधर होने का बहुत मैटर करता है वो। तो ये सब वेरिएबल्स रहते हैं और उन वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में करना चाहिए। अब जैसे जो वेव इलेक्शंस होते हैं उसमें मैटर नहीं करता। जैसे तेलंगाना के अंदर एक वेव इलेक्शन था, तो पता था कि भाई अब रेंज कोई भी तो कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी विद मिनिमम 60 58 मिनिमम 60 सीट, 63 64 कांग्रेस की आई थी।
तो अगर आपका सबसे टफेस्ट कॉल क्या था अब तक इन 43 में से, जिसमें आपको विक्ट्री भी मिली और बहुत आपको खुशी हुई कि ये सबसे अच्छा हमने आज तक किया है? देखिए, सभी इलेक्शंस अपने आप में बड़े यूनिक हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 मेरे लिए बड़ा स्पेशल था, क्योंकि यूपी इलेक्शन 2022 में कई लोग कह रहे थे कि अगर 300 सीट बीजेपी नहीं लेके आएगी तो इलेक्शन एनालिसिस और सिफोलॉजी छोड़ देंगे, जो टीवी पे डांस करते हैं दूसरे दिन। उसके उन्होंने छोड़ी नहीं, फिर वापस से चीज़ करके आ गए। तो वो मेरे को 250 270 हम बोले तो उतने में आई थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सबसे ज़्यादा अलग कर्नाटक इलेक्शन 2018 बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस वक्त हमने बोला था बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और वो हुआ। सब 2019 लोकसभा इलेक्शंस मेरे लिए बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि जनवरी फरवरी में के इनिशियल मंथ्स में मैंने बोल दिया था पीएम मोदी जो है क्लीन स्वीप जीतेंगे। आपने मोदी की प्रेडिक्शन तब कर दी हाँ, थी? जब कोई नहीं सोच रहा था, तो लोगों को लगा क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर जाके मई तक इंतजार करना मुझे पड़ा। तो मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है, लोग हमारे एनालिसिस को देख के उसमें रेंजेस हेज कर देते हैं, व्हिच मींस ऐसा आप कह रहे हैं ऐसा करते हैं लोग? हाँ, ऐसी हेजिंग करते हैं लोग? हेजिंग ही करते हैं। आप जैसे एक पोल है जो क्या करता है, हमेशा सिर्फ एक्सट्रीम खेलता है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे बिहार के अंदर उसने बोला था आरजेडी 190 सीट जीतेगी, ठीक है। उसने एक 2014 में एक सही प्रेडिक्शन कर दी, 14 से लेके 23 के अंदर 90% ज्यादा उसकी प्रेडिक्शन गलत होती, 90% से ज्यादा। और बता भी नहीं पाता कि गलत क्यों हो रही, जब सही होती ये भी नहीं बता पाता कि इसकी सही क्या होती है, उसे फॉल दिखता ही नहीं करके। तो गेस वर्क ज्यादा है। 100%। आप देखो, आप रैंडम सर्वेयर्स को ग्राउंड पे बैठ के भेजोगे अगर, और आप बोलोगे कि वो डेटा कलेक्ट करके, ह्यूमन बीइंग्स कोई सिर्फ मियर रोबोट्स नहीं होते, उनके इमोशंस होते हैं, उनके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको समझना पड़ता है। तभी आप इस देश की मंतव्य की इज्जत कर सकते हो, इस देश की नुआंसेस की इज्जत कर सकते हो। अदरवाइज करना है तो क्या यार, 10 लोगों को ग्राउंड पे भेज दो, लोग 2000 लोगों से बात कर लेंगे और आपको दे देंगे इतना परसेंट उतना परसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट परसेंटेज? व्हाट डज इट इम्प्लाई? लोग सोच क्या रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या नैरेटिव चल रहा है, क्या नैरेटिव नहीं चल रहा। ये है ब्यूटी इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस की। सो मेरे लिए ये भी इंटरेस्टिंग था। अभी के उसमें राजस्थान इलेक्शन 2023 वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि आई वाज शॉक्ड कि इतना क्लियर इलेक्शन था, उसमें लोग कह रहे थे कि यार कांग्रेस जीत जाएगी। सो वैसे लोकसभा वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, नॉट चैलेंजिंग क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे थे। भाजपा वाले भी खुद प्राइवेटली बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब भाई हो रहा है तो मैं क्या करूं। बट वही एक टाइम था जब प्रदीप भंडारी बहुत बड़ा नाम बन गए थे, जब 2019 को जो कॉल किया था, इतने कन्विंसिंगली कॉल किया था, तो आपको फर्स्ट रिएक्शन, जब आप कहना चाहिए अब एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए थे, पूरे पब्लिक लाइफ में आ चुके थे, तो आपको क्या रिएक्शन मिले थे, अच्छे भी और बुरे भी, जिनके आपने प्रेडिक्ट सही नहीं करे उनके हिसाब से? देखिए, मैंने अब इवेंचुअली मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि पहले मैं बड़ा उसको टू द हार्ट लेता था। मुझे याद है बंगाल इलेक्शन 2021 की बात है, आपको बताता हूँ। सबने गलत किया था बंगाल, एवरीबडी, बट उसमें भी 2019 बंगाल हम लोगों ने सही किया था। उसमें भी मैं बंगाल के अंदर नंदीग्राम का चुनाव, नंदीग्राम के अंदर किसी ने नहीं बोला था कि ममता बनर्जी हारेगी, मैंने पब्लिकली बोला था ममता बनर्जी हारेगी, एंड वी गॉट दैट बैंग ऑन। बंगाल चुनाव के टीएमसी के जीतने के रीजंस दूसरे हैं, पर उसी झटके में लोगों को ये लोग भूल गए थे कि यार इस आदमी ने 25 चुनाव एट ट्रॉट प्रिडिक्ट करें सही के सही। एक इलेक्शन मान लो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, जिसके अंदर वोटिंग परसेंटेज कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कम था, जब मैंने डिटेल एनालाइज किया था, तो मैं 1.5 साल तक जो है ना बड़ा मायूस सा रहा था कि यार लोग मान ही नहीं, एक गलती हो गई तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये नहीं आता, और जो अपने कोट अनकोट अपने कहते हैं ना, वो ज्यादा आपकी टांग खींचने में तुले थे। उसके बाद मुझे 1 साल लग गया था यार अपने आप को कहने के लिए, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि कभी मैं गलत हुआ नहीं था। पर वहां पर एक आपको याद है कि ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे ओवैसी की पार्टी फुरफुरा शरीफ के लिंक्ड अप थी, तो कई जगह ये कहा गया था कि आप वोट ना करें, ऐसा सुनने में आया था, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी को फायदा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वोटिंग परसेंटेज बहुत एवरेज से 5-6% कम था। वर्डिक्ट मैं भी कहता हूँ, बंगाल 2021 के चुनाव के अंदर चेंज का सेंटिमेंट था। उस 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीएमसी ने बहुत अच्छा माइक्रो बूथ मैनेजमेंट किया था, उसके कारण वो चेंज नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं 2019 के अंदर ही बंगाल को सही प्रेडिक्ट किया था 18 सीट्स के अंदर। सो आई अंडरस्टैंड दैट स्टेट। मेरा मतलब ससुर वहाँ पे, आप कह सकते हैं कि मैं वाइफ फैमिली कम फ्रॉम देयर, मैं बंगाली मतलब मैं बंगाली समझता हूँ, जानता हूँ, वो सब मैंने उसके लिए किया था। तो इसीलिए उसके बाद जब मैं 1 साल बाद आई हैड टू वेट, क्या होता है जब मैं टीवी शो करता हूँ या डिजिटल शो मान लो शो करते हैं, तो उसमें पता है कि यार कल अगले दिन आप वापस से जनता के सामने आ सकते हो एंड यू कैन गिव योर बेस्ट, अगर मान लो टुडे आपको नहीं लगता। इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, जैसे एक बैट्समैन खेले, एक सीरीज आपकी खराब हो तो आप इंतजार करोगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस की ना। तो फिर 1 साल लग गया। उस 1 साल मैंने उत्तराखंड इलेक्शन बैंग ऑन किया, पंजाब इलेक्शन बैंग ऑन किया, उत्तर प्रदेश बैंग ऑन किया, गोवा बैंग ऑन, 4 on 4 मैंने ड्रॉट बैंग ऑन किए।
फिर जाके मुझे लगा हाँ यार ठीक है कुछ इशू है, फिर मैं समझा यार कि देखो आपके आपके ज़मीर से आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो आई हैव ऑलवेज मेड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। कर्नाटका 2023 के बाद अभी जो हम लोग ने किया, हम लोग ने 5 में से 4 इलेक्शंस के बैंग ऑन डॉट सही प्रेडिक्ट किया और पांचों का ट्रेंड हमने सही प्रेडिक्ट किया। सो मेरे लिए ये जो आपने कहा था ना वो वाला थोड़ा सा दौर चैलेंजिंग था। अदरवाइज उस वक्त मैं ना लोगों के जो अप्रिसिएशन करता है उसको भी ठीक है उतनी हमली लेता हूँ जितना कोई क्रिटिसाइज करता है। एट दी मैंने कमेंट्स को देखना छोड़ दिया बिकॉज आई नो वेयर आई हैव टू गो टू। और मूड पॉइंट ये कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आप अपने काम के जरिए देश के लिए कुछ अच्छा करने की तो कोशिश डेटा करें। ही सर्वोपरि है, अगर डेटा किसी के फेवर में आए ना आए, डेटा जो बोलेगा वही आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, जब मैं सिफोलॉजी कर रहा हूँ, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तब मेरे को जो फैक्ट्स कहते हैं और कोई स्टोरी पे जो मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन मैं झूठ नहीं बोलता, पर मैं एक ओपिनियन लेता हूँ। जैसे मेरी ओपिनियन है कि अयोध्या राम मंदिर जो है उस देश के हित के लिए है, तो मैं उसको खुल के बोलूंगा, एज सिंपल एज दैट। मान लो मुझे लगता है कि देश के अंदर काम हो रहा है तो मैं खुल के बोलूंगा देश के अंदर काम हो रहा है। पर इलेक्शनरिंग के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार जीती थी तो मैंने खुल के बोला ना कि कांग्रेस जीत रही है, तो वो मेरा बिल्कुल क्लियर है। आप एक ऑनेस्ट प्रोफेशनल मिस्टेक कर सकते हो, बट मैं हेज नहीं करता, कोई पार्टी से पैसे लेके उसकी झूठा नंबर नहीं दिखाता हूँ, ये मैं नहीं करता। अगर मुझे किसी पार्टी का करना है सर्वे तो मैं उसके साथ इंटरनल सर्वे कर लूंगा, पर मैं मीडिया के सामने झूठी चीज़ नहीं दिखाता। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की, कि अभी बहुत फ्रेश एक खबर आई है कि इंडिया अलायंस कह रहे हैं कुछ नेता, खासकर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ओपनली, कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के जो प्रधानपति हैं वो हमारे लिए पीएम के कैंडिडेट होंगे। और नीतीश कुमार थोड़े से नाराज है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस चलेगी पर राहुल गांधी नहीं चलेंगे? देखो पहली बात तो ये अलायंस काल्पनिक अलायंस है। साथ में 8-10 लीडर्स का साथ बैठ के फोटो खिंचवाने से अलायंस नहीं बनते राजनीति के अंदर। अलायंस बनते हैं जब वर्कर्स के दिलों में मिलन होता है, तब अलायंस बनते हैं। जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आता है, जब पार्टीज का वोट शेयर ऐड होता है, तब अलायंस बनते हैं। जी ऐसे तो बीजेपी और पीडीपी ने भी अलायंस किया था, वो अलायंस नहीं केवल चल पाया, अरिथमेटिक अलायंस था अरिथमेटिक बस। नहीं चल पाया। बिल्कुल। 2018 के अंदर अलायंस तोड़ना पड़ा था। अरिथमेटिक्स सिर्फ इलेक्शनरिंग नहीं होती, केमिस्ट्री जब तक नहीं होता तब तक वो अरिथमेटिक ऐड नहीं होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो खड़गे जी के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ये है कि वो चाहते हैं कि दलित वोट्स को यूनाइट कर सके, बट उसकी जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी उसको खड़गे जी ने खुद खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि कौन पीएम बनेगा कौन नहीं वो बाद में सोचेंगे, पहले चुनाव जीतो। खुद ही वो कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब सो दे ट्राई टू गिव अ पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक एंड मतलब एन अप्रोच कि उनको पता है राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। खड़गे जी को अगर करेंगे तो उसको उन्हें एक पॉलिटिकल गैम्बल लेने की कोशिश करी कि यार दलित वोट को यूनाइट करके कोशिश करो। पर खड़गे जी ने जब पहला बयान दिया, उन्हें बोला कौन पीएम होगा कौन नहीं, वो हमारा मैटर नहीं करता, हमारे लिए मकसद ये मैटर करता है कि हम जो है चुनाव सरकार में आए। तो खुद खड़गे इज नॉट कॉन्फिडेंट कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस इज कमिंग इनटू पावर, बिकॉज़ इफ ही वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट ही वुड हैव एक्सेप्टेड कि हाँ कोई मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये भी हो सकता है कि जो अभी बीजेपी ने जो 3 स्टेट्स में सीएम के सरप्राइज दिए हैं, जिसमें दलित चेहरे भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हर राजपूत भी हैं, तो क्या पता ये एक प्रेशर पॉइंट बन गया था अभी जो इस अलायंस की हम बात कर रहे हैं कि अब खड़गे जी को प्रोजेक्ट करते हैं। नहीं तो दावेदार यहाँ कम नहीं है, इस अलायंस में हर कोई दावेदार है। देखो सब दावेदार हैं, वो दावेदार अपने पार्टीज में, जनता के बीच में दावेदारी नहीं है। ममता बनर्जी को वोट बंगाल के बाहर नहीं मिल सकता, राहुल गांधी को हिंदी हार्टलैंड के अंदर वोट नहीं मिल सकता। अमेठी से एक बार चुनाव हारे, वायनाड चले गए जहाँ पे माइनॉरिटी वोट के बलबूते पे जीते हुए, पॉपुलर वोट पे क्यों नहीं आते? उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। केसी वेणुगोपाल की एडवाइस लेंगे अगर तो सिर्फ वायनाड की नेता बन के रह जाएंगे, जो आज की स्थिति है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या इम्पैक्ट हुआ उसका? बिकॉज पॉलिटिक्स इज जस्ट नॉट पीआर, इट रिक्वायर्स एंड टू एंड वोटर कन्वर्जन ऑल्सो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये दावेदारी इनकी पार्टीज के बीच में, अंकित जी, जनता में इनकी दावेदारी नहीं। जनता में स्पष्ट रहा है आज की तारीख में कि जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2024 में देखना चाहती है। अब वो कितनी सीटों से आए, 300, 350, 270, 280, 250 या 400, वो मैं आपको फरवरी मार्च में बताऊंगा जब हम लोग का पोल आएगा। विल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जनवरी। बट अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि जनता में कन्फ्यूजन की भावना नहीं है। तो अगर दावे पे रहें, दावे की ही बात करें, तो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सारी की सारी 80 सीटें जीतेंगे। दावे करने पे उनको टैक्स तो लग ही नहीं रहा है। दावा तो कुछ भी कर दे, अखिलेश जी कह दे कि हम चांद पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि जाके कोई उनको टैक्स लगा देगा उन पे और बोलेगा कि यार तुमने गलत बोला, चलो टैक्स का पैसा दो, विच इज दैट। तो ये नेता का काम है दावे करना।
वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी दावे कर रहे थे, उनके सपा के प्रवक्ता थे मेरे मित्र अनुराग भदौरिया, उन्हें मेरी डिबेटों को बॉयकॉट कर दिया था जब मैंने कहा कि भाई भाजपा चुनाव सरकार बना रही है 250 270, तो तुमको देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, हार गए। फिर उससे फर्क क्या पड़ा, वापस से दावा कर रहे हैं। देखो नेता को फर्क नहीं पड़ता, उसका काम है दावा करना, माहौल बनाना। जीतेगा तो बोलेंगे देखो मैंने जो बोला, हारेंगे तो बोलेंगे हमने आत्मचिंतन करेंगे कैसे हुआ, या ईवीएम को ब्लेम कर देंगे। तो अगर हम इसको रिवर्स करें, अगर मान लें ये दावा बीजेपी का होता है, अगर बीजेपी कल को कहती है थ्योरेटिकली कि 80 सीट हम जीतेंगे और जीत लेंगे, तो आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, उनके पास रियलिस्टिक चांस है? देखो बिल्कुल, मैं इस बार 80 कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इवन रायबरेली की सीट पे इस बार बीजेपी जो है कंटेंशन में तो आप कह रहे हैं सोनिया गांधी हार जाएगी चाहे बीजेपी किसी को भी कंटेस्टेंट बना दे, पॉसिबल है? नहीं, कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होगा, बट सोनिया गांधी की स्थिति रायबरेली के अंदर इतनी मजबूत नहीं है। तभी अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले एक खबर आई थी मीडिया के अंदर, जो कांग्रेस के सोर्सेज प्लांट कर रहे थे कि ये सोचा जा रहा है कि सोनिया अम्मा को साउथ में कहीं से लड़ाया जाए। बिल्कुल। सो दैट इज अनदर फैक्टर, सो दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग रायबरेली इज नॉट इजी। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से 80 सीट्स में कंटेस्ट में है, और आज की तारीख के अंदर 70 मिनिमम सीट्स बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश के तो अंदर। 70 का आप कह रहे हैं चांस है, 80 भी हो सकती है। अमेठी रायबरेली दोनों के दोनों बीजेपी के पास स्मृति ईरानी ने काम किया है, वो तो जीतेंगी, और नरेंद्र मोदी जी का भी मैसिव कल्ट है। रायबरेली की सीट के ऊपर बीजेपी अच्छा कर सकती है। तो अगर हम पसमंदा मुस्लिम्स की बात करें, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम शुरू करा है, आपको लगता है कि पसमंदा वोट कुछ हद तक अब बीजेपी को जाएगा, क्योंकि यूपी में इसकी आवश्यकता हो सकती है? ये डेटा अभी ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा है। ये जो डेटा है वो डेटा है जो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो पसमंदा वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, उसमें भी कोई इतना क्वांटिफाइबल जंप नहीं है। तो ये मीडिया के अंदर परसेप्शन है, बट अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जो पसमंदा मुस्लिम वोट है वो शिफ्ट कंप्लीटली बीजेपी की तरफ हो रहा है। अभी इसमें समय लगेगा। तो और अगर हम माने कि नहीं भी होता, एक तरह के माने कि नहीं होता, तब भी उनको कोई कंफर्टेबल 70+ है आज की तारीख के अंदर। आज एज ऑफ हम लोग दिसंबर 2023 में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 70 सीट्स लाने की स्थिति में है, और 80 से 80 सीट्स में बीजेपी कंटेस्ट में है। ये मैं कह रहा हूं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बीजेपी 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 उत्तर प्रदेश की सीटें जितनी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में आई थी लोकसभा में, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी की 24 के अंदर लोकसभा में उत्तर प्रदेश से आएगी। तो अगर हम बात करते हैं मामा जी शिवराज सिंह चौहान की और वसुंधरा राजे की, क्या आप देखते हैं कि उनको दिल्ली में अब भेजा जा सकता है? बहुत बड़े नाम है, हटा नहीं सकते। देखो इनका डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेंगे, पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता, अगर मैं न्यूट्रली देखूं या डिस्पैशनेटली देखूं, भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज चौहान जी को 18 साल मुख्यमंत्री बनाया। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ ह्यूज दैट द पार्टी कैन गिव। उसके बाद वसुंधरा राजे को 2 टाइम मुख्यमंत्री बनाया। तो एक जनरेशनल शिफ्ट तो होना तय है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी में मोबिलिटी रहती है। और उसके साथ में ये इतने कद्दावर नेता है, तो ये डेफिनेटली श्योर है कि इनको कोई ना कोई पद तो जरूर दिया ही जाएगा। बट ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ओ इनके साथ में गलत कर दिया, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े गए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 2018 के अंदर चीफ मिनिस्टर्स थे रमन सिंह, शिवराज जी और वसुंधरा राजे। तीनों में सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद भी जब सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने अच्छा काम किया, पूरी तरीके से आगे परफॉर्म किया, बट अल्टीमेटली चुनाव के पहले बीजेपी ने किसी को अपना चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर किया था। इट इज हार्ड फैक्ट, बेसिक फैक्ट्स यही है, राइट? तो नाम वोट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे जा रहा था, तो जब वोट उसी के नाम पे गया और तीनों के अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में वो पॉलिटिकल विल है, वो पॉलिटिकल मैंडेट है कि वो नई जनरेशनल शिफ्ट ला सकते हैं इन कंसेंसस विद द आरएसएस एंड द बीजेपी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन। सो ये कहना कि इनको साइडलाइन कर दिया, ये बहुत ही मैच्योर एनालिसिस है, गलत है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, 18 साल के चीफ मिनिस्टर को एक पार्टी 18 एक जमीनी कार्यकर्ता को 18 साल चीफ मिनिस्टर बना के रखती है, जिनका ना कोई जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और क्या इसमें आप लेना चाहोगे? अब राम मंदिर कुछ ही हफ्तों में अब जनता के लिए ओपन हो जाएगा। एल.के. आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, जिन्होंने इस मूवमेंट को हवा दी थी और आज यहाँ तक पहुँचाया है, उनको बुलाया जा रहा है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि 22 जनवरी पे जब वहाँ के ताले खुलेंगे पब्लिक के लिए, क्या इम्पैक्ट होने वाला है पॉलिटिकली और कल्चरली? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का जो इंतज़ार है वो हिंदू हज़ारों सालों से कर रहे थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंट तो सभी कर रहे थे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है वो रिकॉर्ड स्पीड में बने, और आज तैयार हो रहा है।
तो ये आज घर घर के अंदर जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे लिए 22 जनवरी घर घर अयोध्या, घर घर प्रभु श्री राम है। यही हिंदुस्तान के हर घर के अंदर यही सेंटिमेंट है। सो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा वो तो हम लोग देख ही लेंगे इवेंचुअली। बट इसमें एक हिंदुओं के अंदर जो एक मैं कहना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और एक सेंटिमेंट है कि भाई प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे अगर प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। बट आप देखिए कि मंदिर बन रहा है, एक कोई कानूनी रूप से हो रहा है, कोई ना दंगा ना फसाद ना कुछ हुआ है। तो जो लोग कहते हैं विद कॉम्पनसेशन, विद लैंड required कॉम्पनसेशन compensation, प्रॉपर हुआ है। और इसके अंदर सभी धर्मों के लोगों को भी इनवाइट किया गया है। सो दिस इज अ हिस्टोरिक थिंग व्हिच वर्ल्ड शुड स्टडी ऑन हाउ दिस इज हैपनिंग। पार्लियामेंट अभी डिसरप्शन के मोड में है और काफ़ी हद तक छीटाकशी हुई है। इवन जो सभापति हैं वीपी धनखड़ जी के खिलाफ अब वीडियो का भी केस अब आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए शायद ऑपोजिशन ये कर रही है, या मुद्दा खत्म हो गया तो ये एक मुद्दा बन चुका है? देखिए, ऑपोजिशन ने जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया, उन्होंने मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल सेल्फ गोल बहुत बड़ा किया है। जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं, एक जाट समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अपनी मेहनत पे वो एमएलए बने, वो अपनी मेहनत पे राजस्थान बार एसोसिएशन के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और अपनी प्रतिज्ञा और अपनी पूरी की पूरी तपस्या से वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंचे। उनका कोई सरनेम ना गांधी था, ना कोई वाड्रा था, ना कोई दूसरा था जिसके बलबूते पे पहुंचे। अब उनका अगर कल्याण बैनर्जी मजाक उड़ाते हैं और राहुल गांधी उस वीडियो को शूट करते हैं, देश के सामने मैसेज जाता है कि एक राजशाही माइंडसेट है कि आपका अगर कोई हम्बल बैकग्राउंड से बड़ा हुआ व्यक्ति हो तो आप उसकी इज्जत नहीं करते हो। हमारे देश की संस्कृति है कि बड़ों का सम्मान करना। जगदीप धनखड़ राहुल गांधी से 20 साल बड़े हैं, तो अगर एक बेसिक ह्यूमन प्रवृत्ति सनातन संस्कृति की ये होती है कि अपने से बड़ों की इज्जत करना, तो राहुल गांधी जी वहाँ पॉकेट में हाथ डाल के वीडियो बना रहे, उससे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो उनके जो विरोधी कहा करते थे कि राहुल गांधी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आई है, तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि उसको कब क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब कौन सा वीडियो शूट करना है, कौन सा वीडियो शूट नहीं करना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्यों उनको बार बार जनता नकारती। इसी मानसिकता को जनता ने 2014 के अंदर नकारा था जब उन्होंने ऑर्डिनेंस अपने प्रधानमंत्री का फाड़ा था। फिर 19 के अंदर नकारा था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतनी सारी कांग्रेस के नेताओं ने गालियां बकी थी। अब 24 के अंदर भी यही स्थिति इनकी रही, तो आपस से जनता नकार देगी। तो आपको लगता है जब मनमोहन सिंह जी को जब सेकेंड यूपीए शुरू हुई थी 2009 में, वही एक सुनहरा मौका था कि राहुल गांधी को प्लान करें एज पीएम? वही एक अकेला मौका था? देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये कुछ चुनिंदा 10 लोग दिल्ली के अंदर बैठ के सोनिया जी ने, आपको सबको पता, डिसाइड करना था और एक टर्म मनमोहन सिंह जी आ चुके थे, तो राहुल गांधी टेक्निकली बनाया जा सकता है। राहुल गांधी को लग रहा था कि देश जो है मेरी बपौती है, तो जब मैं चाहूँ प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, जब मैं चाहूँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो समझ नहीं पाए कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, जो उन्हीं में से एक है जो जमीन से उठा हुआ है। सो ही वाज टेकन अबैक एंड द पब्लिक शोड दैट भैया हमको अब राजशाही नहीं चाहिए, हमको अब जनता की गवर्नमेंट चाहिए, हमको डेवलपमेंट सरप्लस चाहिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी अगर बाई चांस एक चुनाव कोई स्टेट का हार जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया, हर व्यक्ति उनके पीछे पड़ जाता है कि ओ मोदी वेव खत्म। ऐसी पॉलिटिकल शूटनी राहुल गांधी तो कभी हुई नहीं, जो 50 से ज्यादा चुनाव अपनी लीडरशिप के अंदर कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। 50+ इलेक्शंस द कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट विद राहुल गांधी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। तो अगर हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान की तरफ जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य है 350 पार, और इन आदमी का, या इन कहिए कि इन लीडर का लक्ष्य 350 पार है, 350 करोड़। धीरज प्रसाद साहू, इतना पैसा इनके यहाँ से निकला है कि आपको लगता है कि जो अभी कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग शुरू करी है, ये भरपाई की बात है? क्योंकि लोग कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि ये भरपाई हो रही है। 100% पूरी भरपाई है मेरे हिसाब से, 100%। आप सोचो अगर एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के वहां से इतना करोड़ पैसा निकल सकता है, तो कितना करोड़ पैसा हो सकता है बाकी जगह से? तो 350 पार दोनों तरफ है, एक जगह सीट का और एक जगह नोट का। बिल्कुल 100%। अभी हमने कुछ दिनों पहले पुष्कर सिंह धामी जी से बातचीत करी है, उसका भी हम इंटरव्यू दिखाएंगे। उन्होंने एक बात अपने एक सभा में कही थी हमें कि लैंड जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो उत्तराखंड में तो है ही है और देश में भी है। उन्होंने कई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को तोड़ा और उन्होंने उसको खाली करवाया, और जिसके दम पे जनता बहुत खुश है। आपको क्या लगता है कि ये नेशनल इशू है? देखिए, मैं आपको अपने ग्राउंड के एक्सपीरियंस और ट्रैवल से बता सकता हूँ
कि जब मैं मालदा के अंदर गया था और उस बंगाल के अंदर मैं गया था, मैंने ऐसा एक देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदूज माइनॉरिटी के अंदर होते हैं वहाँ हिंदूज माइनॉरिटी के अंदर और होते ही जाते हैं, वेरएज ऐसी स्थिति दूसरे धर्मों के साथ में नहीं होती है। तो मैं मालदा में एक गांव में गया था जहाँ पे एक समय पे 80% हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद में 30 साल के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि वो 90% मुस्लिम्स हो गए। सो ये एक डेफिनेटली सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट अक्रॉस द कंट्री है। अब इसीलिए मैं एक बात हमेशा अपने से वक्तव्य में कहता आ रहा हूँ कि जो डेमोग्राफिक बैलेंस है देश का, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश की सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक तभी बची हुई है जब ये देश हिंदू मेजॉरिटी है। अगर हम अपने देश से दूसरे देश की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कई दिनों से या कई महीनों से हर कुछ दिन में कोई ना कोई आतंकवादी के मरने की या मारे जाने की खबर आ रही है। क्या ये घर में घुस के मारेंगे प्रोजेक्ट का आपको लगता है हिस्सा है, क्योंकि लोग खुश हैं चाहे जैसे भी हो रहा हो? मेरे हिसाब से 2.0 घर में घुस के मारने का है। और ये हमारी अब देखो, ये जो अननोन मैन है ये कोई सीरिया से तो आए नहीं होंगे, है ना? और इन जो अननोन मैन जिनको मार रहे हैं वो सब के सब आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान विरोधी बयान के लिए हैं, हिंदुस्तान विरोधी आतंकवादी घटना के लिए जाने जाते हैं। तो वेल एंड गुड, अच्छा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और जब ISI चीफ हर दिन रात को सोता है तो उसको डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कल कौन सा अननोन मैन आके उसके आतंकवादी जिसको उसने पनाह दी है अब वो बिल्कुल वो अपने आप को चले बचा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी में ज्यादा लगे हुए हैं। पाकिस्तान इज फिनिश्ड कंट्री, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली कुछ नहीं है। भीख का कटोरा लेके पूरे विश्व में घूमते हैं, चाइना के पैसों पे पल रहे होंगे, अमेरिका के पैसों पे पल रहे होंगे। क्या चाइना है, क्या है ये पाकिस्तान, क्या पे? वो तो हमारे देश के नैरेटिव के लोग इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 10 साल तक बोलते थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बोल रहा, सब बोलते हिंदुस्तान चाइना, हिंदुस्तान US, हिंदुस्तान UK। तो आप भूल जाइए, पाकिस्तान के लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई हमको अखंड भारत का हिस्सा बना दो। काफी लोग कह रहे हैं, या वो नहीं भी कह रहे, कम से कम ये कह पीओके रहे हैं हमारा न्यूट्रल है, बना दो। मैं कह रहा हूँ पीओके हमारा है, आज नहीं तो कल पीओके हिंदुस्तान के अंदर आएगा ही आएगा। वो तो इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी भूल करी थी जब उन्होंने एक हिस्टोरिक ऑपरेशन कैरी आउट किया था इन द लीडरशिप ऑफ एट दैट टाइम सैम मैनेकशॉ, हु हैज बीन द बेस्ट, आई वुड से one of the best army officers that this country has seen। जब हमारे पास 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था, हमने दरियादिली दिखा के उनको वापस से दे दिया था। उस वक्त अगर थोड़ा सा हम लोग 4-5 दिन और ले लेते और वो खाली करा सकते थे। हम कहते पीओके खाली करो तभी अपने सोल्जर्स को लेके जाओ। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए काफी चीजें प्लान्ड अप हैं और अच्छे से हैं, शेड्यूल्ड? जैसे आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की जो जैन में आएगा, फिर बजट है, बजट आपको पता है कि अगर पॉपुलिस्ट बजट बना लेती है तो फेब में आएगा, फिर एक तेजस मार्क 1 है जिसके लिए देश की काफ़ी निगाहें गड़ी पड़ी हैं, वो इलेक्शन से कुछ समय पहले आएगा। तो एक एक इवेंट, हर चीज़ जो है, जो काम पहले किया गया था उसका फल भोगने का समय आ गया सरकार का। अब मेरे हिसाब से देखो, बजट पे तो इट विल बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बिलीव्स इन कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। तो जो बजट है वो जिसी तरीके का रहेगा, दैट इज, मतलब आई एम नॉट लुकिंग इट एज अ ह्यूज इवेंट, बिकॉज ये सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है। इसने बजट को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बनाया। पहले की सरकारें बजट को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाती थी, ये सरकार बजट को एज कंटिन्यूटी इन पॉलिसी देखती है। राम मंदिर के बारे में अगेन हज़ारों साल से हिंदू इंतजार कर रहे थे, फाइनली राम मंदिर हो रहा है। सो जब क्या होता है कि जब आप 24 घंटे काम करते रहते हो ना, तो अपने आप स्थितियाँ जो होती हैं वो आपके फेवरेबल ईश्वर बना देता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में ऐसा ही है। विदेश नीति की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है। एक इवन इटली की अगर हम बात करें तो सालों साल हमें पता है कि प्रो पाकिस्तान था, एंटी इंडिया था इटली, लेकिन क्योंकि अब जब से जॉर्जिया मेलोनी की सरकार आई है तब से वो जो एक हॉस्टाइल कंट्री थी वो भी भारत के फेवर में आ गई है। जर्मनी जो बहुत हॉस्टाइल रहा काफ़ी हद तक न्यूट्रल हो चुका है। तो आपको लगता है कि विदेश नीति, शायद इंदिरा गांधी जी की बाट करें, इवन जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इतनी पोटेंट नहीं थी जो इनके समय में? नरेंद्र मोदी's foreign policy is the best in the world right now, and it is the best that any Indian prime minister had since independence. So you also believe this is much better than Nehru's. Nehru made strategic blunders like जम्मू कश्मीर को UN में लेके गए, आर्टिकल 370 जो एक वो गलत आर्टिकल में डाला, ट्रांजिएंट टेम्पररी क्लॉज था, उसको शेख अब्दुल्ला जैसे एंटी नेशनल को उन्होंने वहाँ पे स्थापित करवाया। सो जवाहरलाल नेहरू फॉरेन पॉलिसी at that time, I believe I will rate Jawaharlal Nehru much lower than Narendra Modi's foreign policy. There's no chance. Narendra Modi's foreign policy positions India as a global power. It positions India as a developed country, और वो अपने हित को देखते हैं। नरेंद्र मोदी वही व्यक्ति है कि रशिया से भी चीप ऑयल ले लेंगे
और जाके फिर यूएस के साथ में भी डिफेंस डील जहाँ करनी कर लेंगे, बिजनेस डील करनी कर लेंगे। वही वो व्यक्ति है कि चाइना को अगर डोकलाम के अंदर दो हाथ करने की भी एबिलिटी हिंदुस्तान आज रखता है। वही एबिलिटी है कि आज हमारे गल्फ के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सो दिस इज ओनली समबडी विद नरेंद्र मोदी इज डन। और जो भी इसको इन डिटेल में देखेगा वो देखेगा कि बॉस आज हमारी फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक ही हित है कि ना यूएस हम पे प्रेशर बना सकता है, ना यूके हम पे प्रेशर बना सकता है, ना रशिया हम पे प्रेशर बना सकता है, ना कोई दूसरा मुल्क हम पे प्रेशर बना सकता है। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड होती है और उसी हिसाब से हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस डिफाइन करते हैं। तो पहले हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी दो साइलोस थी, नरेंद्र मोदी जी ने दोनों को सिनर्जाइज कर दिया। आपको लगता है साउथ ऐसी टेरिटरी है जहाँ बीजेपी सीट्स जीतती है बट वो एक तरह से इनका फाइनल फ्रंटियर है? आपको लगता है कि साउथ में जैसे के अन्नामलाई एक बहुत बड़े नेता उभर के आ रहे हैं तमिलनाडु में, तेजस्वी सूर्य एक बड़ा नाम है कर्नाटका में, हैदराबाद में हमने देखा, इस बार के तेलंगाना इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी सीट और वोट शेयर इंप्रूव किया। आपको लगता है कि आगे अच्छे दिन बीजेपी के लिए साउथ में भी आएंगे? तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी 2024 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बीजेपी साउथ के अंदर अपने ग्राफ को बढ़ाती जा रही है। कर्नाटक के अंदर उन्होंने बी विजेंद्रा को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया। देन अगेन दैट इज अ वेरी सॉलिड मूव एंड अ गुड मूव बिकॉज वो पॉपुलर व्यक्ति है ग्राउंड पे। तेजस्वी is a young MP. He's emerging as a young MP and he is emerging solidly, strongly. Annamalai is taking all the right steps in Tamil Nadu. So it will take time क्योंकि बीजेपी को वहाँ पे जीरो टेक ऑफ वोट है, मतलब वहाँ पे बेस वोट भाजपा का नहीं रहा है। सो बीजेपी एक एवर एक्सपैंडिंग पार्टी है और उस एवर एक्सपैंडिंग पार्टी में साउथ के अंदर पहले वो सिर्फ कर्नाटका की प्लेयर थी, कर्नाटका में भी वो साउथ में कर्नाटका की प्लेयर नहीं थी, अब वो साउथ कर्नाटका के अंदर भी उसका ग्राफ बढ़ गया है। तेलंगाना के अंदर बीजेपी ने कम्प्लीटली डिस्टेंट थी, अब तेलंगाना के अंदर उसका वोट शेयर 14% तक पहुंचा है। तमिलनाडु के अंदर वो अपनी जो कनेक्ट है उसको बढ़ा रही है। तो पहले उसने आउटसोर्स कर दिया था तमिलनाडु सिर्फ और सिर्फ AIADMK के साथ अलायंस में। आज वो तमिलनाडु के अंदर भी कॉन्फिडेंस स्ट्राइड्स आगे रख रही है। इट विल टेक 10 years ऑफ टाइम क्योंकि अभी इतना आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा और कांग्रेस या उनके देखो सीट कितनी आए वो आगे की बात है, बट वोट शेयर बीजेपी का बढ़ेगा, इंडिविजुअल बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। अभी वो एनडीए तो इतनी उसकी पार्टीज नहीं है, पर वोट शेयर बीजेपी करके बढ़ेगा। क्योंकि पहले बीजेपी तमिलनाडु में हमने देखा रेनबो अलायंस में था, बहुत छोटी छोटी पार्टी थी, एनडीए को फायदा होता था पर बीजेपी को नहीं होता था। हाँ, तो बीजेपी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे जाने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु के अंदर। अब लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होता है कि वापस से एनडीए बनता है वहाँ पे कि नहीं बनता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट ओवरऑल अन्नामलाई इज टेकिंग द राइट स्ट्राइड्स इन तमिलनाडु। अगर हम खालिस्तानियों की बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ ISI खालिस्तानी को, जिसने प्लांट किया फिर उसी का नाम ब्रांड नेम जो है वो पहले आए, ISI खालिस्तानी। ये इनका जो बबल इन्होंने बना रखा है खासकर विदेशों की धरती को यूज़ करने का, आपको लगता है ये शॉर्ट लिव्ड है तो कितना है? क्योंकि इरिटेशन है, हटानी ज़रूरी है। देखो एक क्लास के अंदर 10 लोग अगर हैं उसमें से 8 अच्छे हैं तो 2 जो शरारती होते हैं उसके कारण पूरी क्लास बदनाम होती है। दैट्स हाउ इट इज देयर। तो मेरे हिसाब से ये ISI का ही प्लांट है, आपने बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है और इट विल बी शॉर्ट लिव्ड फॉर श्योर। ऐसा कोई मतलब ये लोग कोशिश कर रहे थे कि सिख और हिंदुओं में डिवाइड पैदा हो, ऐसा कुछ होना नहीं है। सिख्स आर एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट, एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक, हमारे देश के पूरे अंग हैं। तो ये जो ISI का प्लॉट है ये अभी तक तो सक्सीड नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से आगे चल के भी सक्सीड नहीं हो, क्योंकि जितना सिखों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। बिल्कुल। तो अगर हम मोहन यादव जी की पर्टिकुलरली बात करें, जिनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब आपको पता है कि पेरिफ्री में जो यूपी का बॉर्डर लगता है वहाँ काफ़ी यादव वोट हैं, और अगर हम फिर से यूपी के अंदर की बात करें तो एक ये मैसेज जाता है, बिकॉज यादव वोट बहुत हद तक जाता है सपा को बड़े सालों से, तो ये यादव वोट में सेंध लगाने की भी एक तरह से मदद कर सकता है। देखो 2019 के अंदर यादवों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2014 से ज्यादा बीजेपी को वोट डाला था, नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में वोट डाला था। ये मैसेज दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि अगर एक तरफ दूसरे पार्टीज जो है सिर्फ परिवार के ही लोगों को प्रमोट करती है, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता को समाज से प्रमोट करता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज 24/7 ऑन द मूव, रीचिंग आउट टू पीपल। कोई दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि यार यादव वोट जो पहले, अरे यार ये तो अखिलेश का ही वोट है, अरे ये तो उसी का वोट है। नरेंद्र मोदी जी की आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देखिए, बोला है इस वोट इस कम्युनिटी को भी मैं एड्रेस करूंगा, इस कम्युनिटी के पास भी मैं जाऊंगा और नॉन फैमिली बैकग्राउंड के व्यक्ति को
चीफ मिनिस्टर बनाना, यादव समाज से बनाना, इट्स अ हिस्टोरिक थिंग, इट विल हैव रिपल इफेक्ट्स इन बिहार एंड इन उत्तर प्रदेश फॉर श्योर। अब उसकी सीटें कितनी कन्वर्ट होती है, दैट्स वेट, वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट एटलीस्ट एक नैरेटिव उनको मिल गया है जो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर आगे ले जा सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बिना कास्ट डिविजन्स या सेंसस वगैरह किए हर कास्ट का ध्यान रखा जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने जितना अक्रॉस कास्ट रिप्रेजेंटेशन में जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी है, वो मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द टॉप नॉच है। अगर आप इसमें भी देखो, ब्राह्मण से लेके एससी से लेके एसटी से लेके ओबीसी सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो जो राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे थे, वो भी क्या बोले, वो सेक्रेटरीज बोल रहे हैं कि ओबीसी सेक्रेटरी, वो नहीं बोल पाए कि ओबीसी नेताओं को इतना नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन टू दी ओबीसी समाज। तो राहुल गांधी का वो जो ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके से जो बीजेपी का बेस वोट है, ओबीसी वोट है, उसको वो डिवाइड कर सके, वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है। हम बात करेंगे दो बड़े नेताओं की जिनका एक दबदबा है पॉलिटिक्स में, लेकिन नेसेसरीली ना वो बीजेपी के साथ हैं ना वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। एक हैं मायावती और दूसरे हैं नवीन पटनायक। ये थोड़ा एनिग्मा है इन दोनों का कि ये प्रमोशन भी कम करते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर भी कम होता है, लेकिन ये इलेक्शन लड़ते हैं। और ठीक है, नवीन पटनायक थोड़ा सा प्रो बीजेपी हो सकते हैं, पर मायावती का ग्राफ समझना बहुत मुश्किल है। आपके इन दोनों नेताओं के बारे में क्या कहना है? देखिए, मायावती जी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की 2014 के बाद खत्म हो गई है। तो पर ये क्यों हुई, अगर मैं आपसे पूछूं? क्योंकि उनको पता है कि अब वो नहीं बन सकती हैं। वही नेता अक्लमंद होता है जिसको पता है कि जो चीज़ वो ख्वाहिश ढूंढ रहा है वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उनके में इतनी पर्सनल एनर्जी नहीं बची है कि वो इतनी मेहनत कर सकें। नरेंद्र मोदी जी में एनर्जी बहुत है, ईश्वर की कृपा बहुत है, इसीलिए जाके वो कर पा रहे हैं। वेराज मायावती के अंदर स्थिति नहीं। और नंबर 2 क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स के तहत जो जाटव नॉन जाटव एससी वोट है उसका भी काफी चंक अब बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। नरेंद्र मोदी हैज इंश्योर्ड दैट बीजेपी, जिसको एक ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, आज वो सभी समाज की पार्टी बन चुकी है। हर राज्य से उसका वोट जो है, उसको वोट लाने की क्षमता बड़ा उसकी है। ये नरेंद्र मोदी जी के अंदर बीजेपी में चेंज हुआ है। 2014 के अंदर बीजेपी की 90% सीट आई थी 60% ज्योग्राफी में से। उसके बाद में वो ज्योग्राफी बढ़ गई देश में और अब और बढ़ने की उम्मीद है, तो बढ़ रही है पार्टी। नवीन पटनायक जी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर इन उड़ीसा, बट मेरा आप ये नोट कर लीजिएगा कि उड़ीसा के अंदर अगर कोई फोर्स आगे चल के एमर्ज होगा बीजेडी के बाद में, तो उससे बीजेपी ही होगी। तो अगेन वो एक ग्रीन टेरिटरी है बीजेपी के लिए, जहां वो सरकार आगे चल के बना सकती है अगर वो सीरियसली एफर्ट डाले। अदरवाइज नवीन पटनायक की पर्सनल विल के ऊपर ही बीजेडी जीतती है। अब अगेन नवीन पटनायक जी इज आल्सो गेटिंग एजेड, कोई सक्सेसर ऐसा हमें सुनने में नहीं है। तो यही रीजनल पार्टीज के साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है। सोच रहे हैं कि पांड्यन उनके सक्सेसर बनेंगे, पर जो रीजनल पार्टीज होती है उनके साथ समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि वो उनके उसमें सक्सेसर ग्राफ या सक्सेसर कौन होगा, क्या लीडरशिप ट्रांजिशन होगा, वो नहीं होगा। बीजेपी के साथ में आरएसएस से संगठन है, तो वो इस ट्रैजेक्टरी की तरफ जा सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल में अभी जो हमने चुनाव देखे हैं 2021 में, रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा। एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी शायद ट्रिपल फिगर को क्रॉस करेगी। आपको लगता है कि इनिशियल अगर हम एनालिसिस की बात करें तो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी 18 के आसपास मेंटेन करेगी? आपको लगता है ममता बनर्जी ने अपना दबदबा उसमें बढ़ा दिया? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट्स चेंज करेगी बंगाल के अंदर तो दबदबा मेंटेन कर सकती है। टिकट्स किसको बांटे जाएंगे बंगाल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कई इनके एमपीज हैं, उनके खिलाफ एमपी लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर जैसे झारग्राम है, अलग अलग जगह, तो अगर यहाँ के टिकट्स बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी रेस में आएगी और फिर वो बंगाल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर टिकट्स नहीं बदले जाएंगे तो फिर बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा। टिकट्स बदले जाएंगे तो बढ़ भी सकता है, तो बढ़ सकता है आपका, मतलब अराउंड दैट रह सकता है, बढ़ भी सकता है। और गुजरात और राजस्थान अभी आपको इनिशियली लग रहा है कि 26, 25 यही चलता है, तो ये ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप सी रहेंगी। हाँ, गुजरात में 25 सीट कंफर्म्ड है और 90% से ज्यादा है कि 26 में से 26 जीती जाएगी। वो एक सीट के ऊपर हमेशा से फाइट रहती है, बीजेपी एंड्स अप विनिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, तो वो भी इस वक्त हो सकता है। और राजस्थान के अंदर भी देखिए, इन सब जगह 90% सीट्स पे बीजेपी क्लियर है आज की तारीख में। 10% सीट्स विल डिपेंड ऑन द लोकल समीकरण एट दैट टाइम। और बहुत जो इंटरेस्टिंग सी स्टेट है महाराष्ट्र,
बीजेपी विल डू वेल इन महाराष्ट्र बिकॉज जो एनसीपी का वोट है वो डिवाइड हो चुका है, शिवसेना का वोट है वो डिवाइड हो चुका है, और अजीत पवार की वोट पुलिंग एबिलिटी एनसीपी वोट में शरद पवार से कंपैरेटिवली ज्यादा है, सुप्रिया सुले से टू पुट इट इन शॉर्ट ज्यादा है, और बीजेपी की खुद का महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी का कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो पिछली दोनों इलेक्शंस के अंदर 23 सीट जो है बीजेपी जीती थी, अब वो ग्राफ बढ़ सकता है अगर बीजेपी ज्यादा सीट्स पे लड़े तो। पंजाब में अभी अमरिंदर सिंह जी जो कांग्रेस के स्टॉलवर्ट थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी में है। अब बीजेपी डेस्परेटली चाहती है, खासकर पंजाब करे, बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट के इम्प्लीकेशन हमें पता है, क्योंकि हम आईएसआई खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो पंजाब को ही अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। आप पंजाब में नरेंद्र मोदी फैक्टर को कैसे उभरता हो देखते हैं? देखिए, बीजेपी का संगठन जो है ना पंजाब के अंदर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना नहीं हो, बिट्स एंड पॉकेट्स के अंदर है। तो नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल गुडविल है, बट अभी भी भारतीय जनता पार्टी मेन डोमिनेंट पोजीशन के अंदर अभी पंजाब के अंदर नहीं है, उसको और मेहनत करने की जरूरत है इस वक्त। तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या प्रदीप भंडारी फ्यूचर में हमें एक पॉलिटिक्स में एक इलेक्शन लड़ते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे? प्रदीप भंडारी जो देश की जनता का काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, यूथ की आवाज उठा रहे हैं, और जो देश की जनता चाहेगी वही प्रदीप भंडारी करेगी। तो अगर देश की जनता प्रदीप भंडारी का नाम आगे करेगी तो प्रदीप भंडारी कदम पीछे नहीं उठाएंगे। प्रदीप भंडारी जो है इस वक्त 2024 के चुनाव को आने वाले 2 महीने में ग्राउंड पे ट्रैवल करके जो देश के अंदर काम हुआ है, जो ग्राउंड का सेंटिमेंट है, वो देश की जनता के सामने रखेंगे। बाकी आगे जो होता है होगा वो देखेंगे। क्या और अभी एक बहुत बड़ी मीडिया प्रॉपर्टी भी लॉन्च करने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसमें भी है। बाकी जो जनता चाहेगी, देखिए मेरी विजन हमेशा से रही है अंकित जी की, जो मेरी सिटी है इंदौर, डेवलप्ड सिटी होनी चाहिए 2047 के अंदर, क्योंकि डेवलप्ड सिटी विल लीड टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। डेवलप्ड सिटी होगी, डेवलप्ड स्टेट होगा, तभी डेवलप्ड इंडिया होगा। और इंदौर जो है उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? इंदौर जो है टॉप 10 सिटीज ऑफ पर कैपिटा इनकम में इंदौर नहीं आता है। इंदौर आज की तारीख के अंदर अगर मध्य प्रदेश आप देखेंगे, टॉप 5 एक्सपोर्टिंग स्टेट्स जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु आते हैं, एमपी डज नॉट फीचर देयर। परंतु एमपी इंदौर के अंदर सब कुछ है, एमपी के अंदर सब कुछ है। इंदौर पहले ये बात अच्छी कि बीमारों से वो राज्य ऊपर उठ चुका है, नो डाउट अबाउट इट, आई गिव द क्रेडिट, बट अब हमें बेस्ट के साथ कंपीट करना होगा। इंदौर एक सेंट्रल इंडिया का ग्रोथ कैपिटल बन सकता है जो नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करे। इंदौर के अंदर, इंदौर इकलौता ऐसा शहर है जिसमें एक IIT है, IIM है, जो सबसे स्वच्छ शहर है, जिसके एक घंटे की दूर में दिल्ली है, बॉम्बे है, 1 घंटे की दूर में आपको महाकाल मिल जाएंगे। तो इट हैज टू बी बिल्ट। जब इंदौर का बच्चा मुंबई और दिल्ली ना जाके सोचे और दिल्ली और मुंबई का बच्चा इंदौर आए, तब इंदौर एक डेवलप्ड सिटी बनेगा, और इंदौर के अंदर पोटेंशियल है। अब उस तरीके से उसको आगे लेके जाना है। अगर हैदराबाद कर सकता है, बैंगलोर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इंदौर क्यों नहीं कर सकता? ये मेरा एक मानना है। और जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली आप एक रिपल इफेक्ट आसपास की इकोनॉमी की देखेंगे। पुणे हैज बीन एबल टू, पुणे और इंदौर समवेयर अराउंड द सेम ट्रैजेक्टरी थे। पुणे के अंदर इंडस्ट्रीज है वो ऊपर बढ़ गया। सो मेरा मानना ये है, और इंदौर का जनरली जो स्वभाव होता है वो बहुत एक्सेप्टिंग स्वभाव है। तो दिस कैन बी built as an industrial hub and as a growth engine of the central India and of Asia for sure। तो ये मेरे हिसाब से एक मेरा है, क्योंकि जहाँ से भी आप भी रहने वाले होंगे, आप हमेशा अपनी सिटी के प्रति, अपने स्टेट के प्रति पैशनेट रहेंगे। पूरी कंट्री के बारे में तो पैशनेट होते ही हैं। अभी मैं पिछले 4 महीने के अंदर कम से कम 15 से ज़्यादा मैंने सोशल इंटरेक्शंस यूथ के साथ किया। अभी मैंने विजय दिवस पे NCC के साथ में किया था। तो बहुत एनर्जी है उस सिटी के अंदर और अक्रॉस द कंट्री, जिसको रियलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। प्रदीप भंडारी जी हमसे जुड़ने, मैं आपको भी अंकित जी रोक रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से बढ़िया काम कर रहे हैं, और आपने जो ये मुहिम चलाई है जो देश के सामने इंडिया नाउ एंड हाउ को आगे ले जाने के लिए, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देश के 100 करोड़ लोगों तक पहुँचे, और जो आपका ये पूरा का पूरा मिशन है, ये जितने ज़्यादा लोगों तक, हिंदुस्तानी, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, विश्व भर के अंदर हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तान कैसे बदल रहा है, बढ़ रहा है, उसको जाने। सो आई विश यू ऑल्सो ऑल द बेस्ट। हमसे जुड़ने के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने मिशन में हमेशा कामयाब रहें। थैंक यू।